जरा एक सीन सोचिए। हर साल उत्तराखंड में भयानक तबाही। दिल्ली रेत के बवंडर में घुट रही है और उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसी बाढ़ आ रही है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी। किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक पहाड़ के खत्म हो जाने से सच हो सकता है। आज हम इसी हैरान कर देने वाले और डरावने कनेक्शन की परतें खोलेंगे। अब मन में ये सवाल तो आएगा ही। एक मिनट, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, ऊपर से प्रदूषण, ये सब आपस में कैसे जुड़े हो सकते हैं? और ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन कुदरत के काम करने के तरीके बड़े हैरान करने वाले होते हैं। और इस मामले में सारे तार जाकर एक ही जगह जुड़ते हैं, हमारी प्राचीन अरावली रेंज से। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये कोई दूर के मनगढ़ंत खतरे नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे भविष्य की आहट है जो दस्तक दे रहा है। और इस पूरे इकोलॉजिकल भूचाल के सेंटर में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से भी पुरानी है। तो हमारा पहला अध्याय, मिलिए दुनिया के इस सबसे पुराने गार्डियन से। एक ऐसा प्रहरी जो हजारों लाखों सालों से उत्तर भारत की रखवाली कर रहा है, हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। देखिए, अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये तो समझिए इतिहास की जीती जागती किताब है। हम एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं जो इतनी पुरानी है कि इसने डायनासोर को आते और जाते देखा है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैली है, जहां हमारा राष्ट्रपति भवन है। मेवाड़ के बड़े बड़े किले इसी की ढलानों पर बने थे। लेकिन हाँ, करोड़ों सालों की हवा और बारिश ने इसे घिस कर थोड़ा कमजोर जरूर कर दिया है। तो आखिर ये प्राचीन गार्डियन करता क्या है? इसे आप नॉर्थ इंडिया का साइलेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं। ये मॉनसून के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है, हमें उसके पूरे कहर से बचाता है। ये वो दीवार है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली में घुसने से रोकती है। और तो और इसके जंगल हमारी राजधानी के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। करीब 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है। ये एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो 24 घंटे सातों दिन हमारे लिए काम करता है। तो भाई, अगर ये इतना जरूरी है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत चालाकी से छिपी हुई है। ये लड़ाई बम या बुलडोजर से नहीं, बल्कि शब्दों से लड़ी जा रही है। एक ऐसा प्रस्ताव जो इस पहाड़ को नक्शे से मिटा सकता है, औजारों से नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी परिभाषा बदलकर। और खेल की जड़ ये है, एक नया नियम लाने की बात हो रही है कि 100 मीटर से कम ऊंची कोई भी पहाड़ी कानूनी तौर पर अरावली ही नहीं मानी जाएगी। अब सुनने में तो ये एक छोटा सा टेक्निकल चेंज लगता है ना? पर असल में ये इस पूरी पर्वत श्रृंखला के लिए मौत का फरमान है। इसका असर कितना बड़ा होगा, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 93%। इस एक नियम के आते ही अरावली का 93% हिस्सा रातों रात कानूनी सुरक्षा खो देगा। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, ये तो खनन और तबाही के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलने जैसा है। अब इस बात की बीतुकीपन को समझने के लिए ये सोचिए कि किसी पहाड़ को नापते कैसे हैं। पूरी दुनिया में एक ही गोल्डन रूल है, ऊंचाई हमेशा समंदर के लेवल से, मतलब सी लेवल से नापी जाती है, एक फिक्स्ड पॉइंट से। लेकिन ये नया प्रस्ताव क्या कहता है कि ऊंचाई पहाड़ के ठीक नीचे की जमीन से नापो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जमीन के लेवल से तो बड़ी आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। देखिए, यह खेल असल में कैसे खेला जाएगा। मान लीजिए कोई 105 मीटर की पहाड़ी है जो अभी तो प्रोटेक्टेड है। आप क्या करेंगे? बस उसके चारों तरफ कुछ ट्रक, मलबा और मिट्टी डाल दीजिए। इससे क्या होगा? जमीन का लेवल आर्टिफिशियली ऊपर उठ जाएगा। अब आप इस नई ऊंची जमीन से दोबारा नापिए और बूम, आपकी पहाड़ी जादुई तरीके से 98 मीटर की हो गई। अब वो प्रोटेक्टेड नहीं रही, खनन के लिए दरवाजे खुल गए। और यहीं से शुरू होता है आपदाओं का वो सिलसिला, वो डोमिनो इफेक्ट जो एक बार शुरू हो गया तो पता नहीं कहां जाके रुकेगा। तो गिरने वाला पहला डोमिनो है दिल्ली, देश की राजधानी जो सदियों से अरावली के साये में महफूज रही है, सबसे पहले इसका असर झेलेगी। अरावली के बिना दिल्ली की जो ढाल है वो गायब। थार रेगिस्तान की धूल जो अब तक रुकी हुई थी, वो अब सीधे शहर के अंदर। जरा सोचिए, रेत के तूफानों की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, गर्मियां और भी ज्यादा गर्म, सर्दियां और भी ज्यादा ठंडी, और शहर की 20% ताजी हवा तो गई। दिल्ली सच में एक रेत का कटोरा बनकर रह जाएगी। लेकिन तबाही की ये लहर सिर्फ दिल्ली पर आकर नहीं रुकेगी, ये और उत्तर की तरफ बढ़ेगी, हिमालय की ओर, उत्तराखंड। यादें हमने अरावली को मॉनसून का स्पीड ब्रेकर कहा था? अब सोचिए, आपने वो स्पीड ब्रेकर हटा दिया तो मॉनसून की हवाएं बिना किसी रोक टोक के पूरी ताकत से सीधा हिमालय से जाकर टकराएंगी। और नतीजा, 2013 में जो केदारनाथ में भयानक बाढ़ हमने देखी थी,
वो शायद एक बार की बात न होकर हर साल की डरावनी सच्चाई बन सकती है। अब ये सुनने में अजीब लग सकता है कि राजस्थान के पहाड़ों के कटने का असर सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश और बिहार पर कैसे पड़ सकता है। कनेक्शन नामुमकिन सा लगता है ना, पर इसके पीछे की साइंस बहुत सीधी और डरावनी है। देखिए, जब अरावली नहीं होगी तो राजस्थान से उड़ने वाली रेत को कोई नहीं रोकेगा। वो सीधी जाकर हिमालय के ग्लेशियरों पर जम जाएगी। अब रेत होती है काली, वो गर्मी सोखती है। रेत की ये परत ग्लेशियरों के ऊपर एक गर्म कंबल का काम करेगी और उन्हें नीचे से बहुत तेजी से पिघलाएगी। और जब ये ग्लेशियर टूटेंगे तो गंगा और यमुना जैसी नदियों में अचानक इतना पानी छोड़ेंगे कि यूपी और बिहार में ऐसी बाढ़ आएगी जिसे शायद पहले कभी नहीं आई। और ये लहर यहीं नहीं रुकती, ये दक्षिण की तरफ भी जाती है। अगला डोमिनो जो गिरेगा वो है भारत का दिल, मध्य प्रदेश, क्योंकि एक पूरा का पूरा मौसम का पैटर्न ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। होता क्या है कि सर्दियों में जो बारिश आती है उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अभी अरावली उसे रोककर राजस्थान को पानी देती है, पर जब वो दीवार ही नहीं रहेगी तो ये बारिश सीधी आगे निकल जाएगी और मध्य प्रदेश में हलत समय पर बरसेगी। मतलब ठीक कटाई के वक्त जब गेहूं और सोयाबीन की फसलें तैयार खड़ी होंगी। नतीजा पूरी फसल बर्बाद और राज्य की पूरी खेती की अर्थव्यवस्था ही ढह सकती है। अब तक हमने सिर्फ मौसम की बात की, लेकिन अरावली की भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारी वो अनदेखी लाइफलाइन है जिसे हम शायद रोज की जिंदगी में नोटिस भी नहीं करते। और ये मत सोचेगा कि ये सब भविष्य की बातें हैं। ये तबाही तो आज भी हो रही है। अकेले राजस्थान में अवैध खनन के 27,000 से ज्यादा केस पहले से ही दर्ज हैं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये आज की हकीकत है। और इसकी जो छिपी हुई कीमत हम चुका रहे हैं वो तो और भी भयानक है। अनगिनत जीव जंतुओं और पंछियों के घर उजड़ रहे हैं। 2 पूरी की पूरी नदियां, बनास और लूनी, जो इन्हीं पहाड़ियों से निकलती हैं, वो सूखने की कगार पर हैं। जमीन के नीचे का पानी जिस पर करोड़ों लोग जीते हैं वो खत्म हो रहा है। मतलब जिन पत्थरों से हम अपने शहर बना रहे हैं वो दरअसल हमारे ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम को तोड़कर निकाले जा रहे हैं। तो आखिर में जो मांग है, जो अपील है, वो कोई बहुत बढ़िया मुश्किल नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि तरक्की रोक दो। अपील बस इतनी सी है कि नापने का तरीका सही रखो। पूरी दुनिया का जो साइंटिफिक तरीका है उसे अपनाओ। समंदर के लेवल से सी लेवल से नापो। और इसी के साथ हम एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब पूरी दुनिया एक ही सही तरीके से नापती है तो हम क्यों नहीं? यह सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं है। यह सवाल इस बात का है कि क्या हम कुछ समय के फायदे के लिए अपने आने वाले कल की, अपने पूरे भविष्य की कुर्बानी देने को तैयार हैं? इसका जवाब जो भी होगा वही आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत का नक्शा तय करे।